हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का चैप्टर विद्युत धारा। बच्चों बहुत ही मेहनत कर रहा है, हमारी पूरी टीम जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को देखें और अन्य आपके क्लासमेट्स और अपने मित्र हैं उनको भी वीडियो क्लासेस के बारे में बताएं। तो और गरीब और ज़रूरतमंद जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको हम आजीवन ये कोर्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वो है ट्रांसफॉर्मर। इस तरह का ट्रांसफॉर्मर आपने आपके एरिया में देखा होगा। इस तरह का ट्रांसफॉर्मर लगा होता है हर एरिया में, और कभी कभी लाइट चली जाती है तो बिजली घर में फ़ोन करते हैं तो बिजली घर वाले कहते हैं भी ट्रांसफार्मर पे काम चल रहा है। तो ये एक ऐसी युक्ति होती है ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर, ये तो बड़े लेवल पे जो घर में बिजली आती है उसके लिए। अपने मोबाइल का जो चार्जर होता है, अडेप्टर होता है चार्जर, उसमें भी क्या होता है, चार्जर के अंदर भी क्या होता है, एक क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, सब एक एक चीज़ दिखाऊंगा, तसल्ली आपको रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से, तो ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह इस तरह से होता है, एक कुंडली होती है, दूसरी कुंडली होती है, और ये फेराडे के नियम पे काम करता है। इसका कॉन्सेप्ट होता है फेराडे वाला जो होता है उसके आधार पे काम करता है इस तरह से। तो ये देखो, आप इससे इसके अंदर से चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है और वापस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही है। तो और चुंबकीय क्षेत्र रेखा ध्यान से देखिए दूसरे वाले से भी संबंधित हो रही है। तो आपको पता है कि खुद के अंदर ही धारा चेंज होने से बी चेंज होता है, और बी चेंज होने से फाई चेंज होता है। यदि ये स्वयं में हो तो स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। और ये अगर अन्य में हो तो इसको क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या कहते हैं भाई, अन्योन्य प्रेरकत्व। और इसी के साथ जो ये टॉपिक पढ़ना है उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व के अलावा फैराडे का नियम। फैराडे का क्या नियम है कि प्रेरित ईएमएफ के लिए, प्रेरित धारा के लिए फैराडे का नियम है। तो इसके लिए अपने जरूरी है, जो इस टॉपिक में काम आएगा वो है फैराडे साहब का नियम, फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम क्या होता है ईएमएफ के लिए, ई बराबर माइनस का एन डी फाई बट्टा डी टी, फैराडे और लेंज या फैराडे का नियम। क्लियर, ई बराबर माइनस का डी फाई बट्टा डी टी, जो इसके जो डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, हाउ ट्रांसफार्मर वर्क। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की बात करें तो ध्यान से देखिए, मैं हेडिंग डालूंगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा, एसी धारा या वोल्टा को परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है, युक्ति है जो एसी धारा या वोल्टा को परिवर्तित करती है। तो एक ऐसी युक्ति, इसकी परिभाषा से बनाओ, एक ऐसी युक्ति जो एसी धारा या वोल्टा को परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है भाई, ट्रांसफार्मर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, ट्रांसफार्मर कहलाती है। क्लियर, यह किस सिद्धांत पे काम करती है, इसका सिद्धांत क्या है, तो देखें दूसरा पॉइंट, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। युक्ति जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, युक्ति है या कार्य करता है बोल दो। क्लियर भाई, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तीसरा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, क्लियर, तो इसका प्रतीक चिन्ह ऐसा है, ध्यान से देखिए। एक बार सीबीएसई में ये सवाल आ चुका है, ऐसे कॉइल बनाई, दो लाइन, ये फिल्टर हो गया, दो लाइनें जो है, और फिर से ये कॉइल हो गई। क्लियर, ये इस तरह से, तो इसका प्रतीक चिन्ह ये हो गया इस तरह से।
एक सवाल आ गया था एक और सीबीएसई में कि ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह बनाइए, तो ये प्रतीक चिन्ह आपको ऐसे बनाना है, कॉइल बनानी। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर। फिर प्रतीक चिन्ह के बाद रचना की बात करें, किसकी बात करें, रचना की बात करें, तो ध्यान से देखिएगा, रचना बताता हूं मैं आपको। प्रतीक चिन्ह हो गया, ये प्राइमरी कुंडली हो गई, प्रतीक चिन्ह इतना ही है बस। इधर से अगर आप चाहो तो ये वी इनपुट ये इस तरह से, और यहां से क्या आ जाएगा वी आउटपुट। क्लियर, ये प्रतीक चिन्ह हो गया। रचना की बात करें तो लगभग ऐसा। क्लियर, तो ऐसे बीच में से क्या होता है, खोखला होता है, खड छेद होता है, और ये मोटा सा धातु का टुकड़ा होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। और इस तरह की पटलित क्रोड होती है, ये क्रोड होती है। ये क्या है, ये बताता हूँ, लाइन है। ये जो है ये क्या है, इसको कहते हैं पटलित क्रोड। कैसी है पतलित क्रोड, आयताकार, आयताकार या घनाभाकार पटलित क्रोड है। क्लियर, पतलित पतलित क्रोड है। अब क्या होता है, कॉइल होती है, कॉइल में क्या करते हैं, यहाँ पे कॉइल लपेटते हैं ऐसे, ठीक है, और इधर से क्लियर, इस तरह से ये कॉइल लिपटी हुई रहती है इस हिस्से में और इस हिस्से में, इस तरह से। तो इधर वाली जो कॉइल होती है इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली। कौन सी कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और इसको कहते हैं द्वितीयक कुंडली। कौन सी कुंडली, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, और इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक कुंडली। इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से देते हैं इनपुट और यहाँ से मिलता है अपने को आउटपुट। क्लियर, ठीक है। तो और यहाँ पे जो इनपुट देते हैं वो कैसा देंगे, एसी का इनपुट देंगे, ठीक है, एसी धारा का चिन्ह लगा दिया। तो ये होती है। क्लियर, ध्यान से देखिए, इस तरह का आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। क्लियर, तो मैंने आपको प्रतीक चिन्ह भी बता दिया, ठीक है, इनपुट आउटपुट, और इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर, अब देखिए होता कहाँ है ये, देखो ये अपना मोबाइल चार्जर है। थोड़ा मैं इसको और आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी आप देखना मोबाइल का चार्जर है, तो मोबाइल के चार्जर में बिल्कुल आगे की तरफ देखो, अपने घरों में जो है 220 वोल्ट आता है। क्लियर, तो मोबाइल का जो आगे का पोर्शन है, ध्यान से देखिए, इसको दूसरे कलर से लेते हैं। मोबाइल का जो आगे का पोर्शन है, क्लियर, शुरू का ये यहाँ तक का मान लो, ठीक है। ये आगे का जो पोर्शन है ये ट्रांसफार्मर होता है, जो क्या करता है 220 वोल्ट को कम वोल्ट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये वह क्या युक्ति है, ये एक ऐसी युक्ति है जो धारा वोल्टता को परिवर्तित करती है। परिवर्तित करती है इसका मतलब क्या है, कम ज़्यादा करती है। क्या करती है, कम ज़्यादा करती है। तो मान के चलो 220 वोल्ट को अपने को मान के चलो 15 वोल्ट ही चाहिए, तो ये या 20 वोल्ट ही चाहिए, तो 220 वोल्ट को ये कितना बना देगी, मान के चलो 10 गुना कम कर दिया, 22 वोल्ट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल 22 वोल्ट बना दिया, ठीक है। ये आगे वाला, बस इसके जस्ट में पीछे वाले यहाँ पे पोर्शन पे क्या लगा होता है, एक रेक्टिफायर लगा होता है। क्या लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है, जो इस 22 वोल्ट को क्या करता है, 22 वोल्ट को लगभग 22 वोल्ट एसी, ये 220 वोल्ट एसी है। ट्रांसफार्मर क्या है, सिर्फ एसी पे काम करता है प्यारे बच्चों। एसी कोई कम ज़्यादा कर सकता है, डीसी को ट्रांसफार्मर कम ज़्यादा नहीं करता है। तो ये 220 वोल्ट जो एसी घरों में आती है, ट्रांसफार्मर का ये जो चार्जर का आगे का भाग है, इसने क्या किया, इसको 22 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया। और फिर ये जो रेक्टिफायर है, क्या है, रेक्टिफायर है, जिसको हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी। क्या कहते हैं, दिष्टकारी। ये इस 22 वोल्ट एसी को लगभग 20-22 वोल्ट डीसी में बदल देता है, जो अपने चार्जर के लिए ज़रूरी है। जो कोई भी चीज़ चार्ज करनी है उसमें 22 वोल्ट डीसी चली जाती है, और उसके अंदर बैटरी लगी होती है, और बैटरी क्या एक्सेप्ट करेगी, 22 वोल्ट का डीसी, तो चार्ज हो जाती है। क्लियर, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ध्यान से देखिए, यहाँ तक मैंने बता दिया।
देखिए इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, काम क्या करता है वो देखिए, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि इसके ट्रांसमिशन का एक मैंने सर्किट डायग्राम आपको बनाया के बताया है। ठीक है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे पास में। तो देखो क्या है, ट्रांसमिशन की बात करें इसके, तो देखो मान के चलो पावर स्टेशन, मान के चलो, ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है, तो क्या होता है, पहले होता है, देखो ABCD करके देखें तो सबसे पहले होता है जनरेशन। ठीक है, तो इस पावर का जनरेशन हुआ पावर स्टेशन में, मान के चलो यहाँ पे विंड मिल भी लगा सकते हो आप, पंखे लगे हुए होते हैं, विंड मिल राजस्थान में काफ़ी सारी जगह लगे हुए होते हैं, जैसलमेर बाड़मेर इस साइड में लगे हुए हैं। तो मान के चलो विंड मिल या किसी भी तरीके से पावर को जनरेट कर दिया। जैसे ही पावर को जनरेट किया, अब क्या है, ट्रांसफॉर्म, तो ये जो पावर है इसको, ये क्या है, लो वोल्टेज है, इसको किस में कन्वर्ट किया, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया। किसने किया, ये ट्रांसफार्मर ने। किसने किया, ट्रांसफार्मर ने। क्लियर, वहाँ से मान के चलो लो वोल्टेज आया तो उसको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जब ये कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसकी पावर होती है P बराबर VI, सुनिएगा ध्यान से। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को कम करके वोल्टेज को हाई कर देता है, करंट को कम करके वोल्टेज को हाई कर देता है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज हाई है लेकिन करंट कम है, तो करंट कम होने से जब भी ट्रांसमिशन लाइन में, संचरण लाइनों में करंट कम जाएगा तो प्रतिरोध का सामना कम करना पड़ेगा। आपको पता है करंट कम जाएगा तो तार भी मोटे होते हैं, और जब कम धारा वहाँ से जाएगी तो कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि बहुत कम होगी, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि बहुत कम होगी। तो ये प्रोसीजर से क्या होगा, हीट लॉस जो हो जाएगा वो हीट लॉस न्यूनतम हो जाएगा, हीट लॉस न्यूनतम हो जाएगा। अब ये हाई वोल्टेज है, जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। अब वापस मान के चलो हाई वोल्टेज आया, अब ये हाई वोल्टेज आया, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, मान के चलो ये हाई वोल्टेज आया, मान के चलो कहीं से भी जनरेट हुई, ठीक है, ये हाई वोल्टेज वापस आ गया। तो अभी तक देखो लो वोल्टेज जनरेट हुआ, हाई वोल्टेज पूरे क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, संचरण हुआ। अब वापस जो अगला ट्रांसफार्मर है इसको क्या करेगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो अपने गलियों में ऐसे पिलर लगे हुए होते हैं, इन्होंने क्या किया, इसको लो वोल्टेज में क्या किया, कन्वर्ट किया। बात आ रही समझ में, क्लियर। मान के चलो सिटी के अंदर अलग अलग गाँवों में इस तरह से गाँव में सप्लाई की, मान के चलो देखो ये है जोधपुर, सुनिएगा जोधपुर फॉर एग्जाम्पल, जोधपुर से जनरेट हुई बिजली, मान के चलो कहीं से जोधपुर से जाते ये आ गई, मान के चलो आप बाड़मेर या जैसलमेर, क्लियर, ये आपके आ गया जैसलमेर। अब जैसलमेर में अलग अलग गांव हैं, तो जैसलमेर में लो वोल्टेज में करके अलग अलग गांवों में इसके थ्रू हाई वोल्टेज जाता है। फिर मान के चलो ये है ट्रांसफार्मर, ये जैसलमेर सिटी का मेन सब स्टेशन है, ठीक है। अब ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो है, ये है अपने एरिया का ट्रांसफार्मर, हर एक एरिया में जो ट्रांसफार्मर होता है वो ये होता है। तो ये होता है लो वोल्टेज, फिर ये और लो करता है, ये किस में कन्वर्ट करता है, 220 वोल्ट में, और 220 वोल्ट सीधा अपने घरों में आता है। बात आ रही समझ, 220 वोल्ट सीधा अपने कहाँ आएगा, घरों में। मान के चलो कमर्शियल चाहिए, तो कमर्शियल में मान के चलो 440 वोल्ट, तो यहाँ से कन्वर्ट हुआ 440 वोल्ट, और कहाँ गया, कमर्शियल में कहीं भी चला गया। बात आ रही समझ में। तो इस तरह से लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का कॉन्सेप्ट होता है। जनरेट किया, मान के चलो नॉर्मली लो वोल्टेज हो तो उसको बहुत हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन लाइन में, संचरण लाइनों में फैलाते हैं ताकि ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि कम हो। फिर जैसे ही मान के जैसलमेर सब स्टेशन में आया तो एक बार क्या होता है, एक बार थोड़ा सा लो होता है, फिर अलग अलग एरिया में जैसे डिमांड होती है वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, घरों के लिए 220 बना देता है, कमर्शियल के लिए 440 वोल्ट बना देता है, ऐसे अलग अलग वोल्ट बना देते हैं। ये डायग्राम को समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्लियर। तो ये जैसलमेर है, और जैसलमेर में ये पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं, घरों के लिए इस तरह से कन्वर्ट कर देगा और कमर्शियल के लिए इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। क्लियर भाई, तो घरों के लिए। अब इसको अपन देखते हैं, ट्रांसफार्मर रचना, बनावट, कार्यविधि। रचना, बनावट व कार्यविधि। तो रचना तो वैसे चित्र के हिसाब से आप बना दोगे, रचना तो चित्र में ही हो गई। अब मेन है बनावट व कार्यविधि। बनावट व कार्यविधि में प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अपन ने कहा था कि 2 कॉइल होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो मैंने क्या कहा, वापस अगर देखें पिछले चित्र में, तो इसमें फेरों की संख्या जो है, नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में, सुनिएगा ध्यान से, प्राथमिक कुंडली में फेरे
और द्वितीय कुंडली में फिर ये लिख देना आप, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना हो गया। अब देखो होगा क्या, सुनिएगा, वापस चित्र लाना पड़ेगा, बार बार देखें। तो आप देखो जैसे जैसे इसमें क्या हुआ, देखो इसमें इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें धारा चेंज हुई क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है, धारा चेंज हुई इसके अंदर, तो इसका क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र चेंज हुआ, चुंबकीय क्षेत्र चेंज हुआ तो इसका क्या हुआ, फ्लक्स भी चेंज हुआ। और इसका जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है पर्टिकुलर टी समय में, इसमें भी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो इसमें भी फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या रहेगी, समान। तो फ्लक्स में परिवर्तन इसमें होगा तो इसमें भी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पास पास है। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से निकलेगी तो इससे घुसेगी और खुद के अंदर भी घुसेगी। क्लियर। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक दूसरे के फ्लक्स में परिवर्तन से लिंक है। तो आपको पता है आई जो है वैसे ही क्या होती है, परिवर्ती होती है। आई परिवर्ती है तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती है तो फ्लक्स परिवर्ती है। और जब फ्लक्स परिवर्ती हुआ, सुनिएगा, परिवर्ती धारा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्ती फ्लक्स, और परिवर्ती फ्लक्स हुआ तो निश्चित रूप से ये ईएमएफ जनरेट करेगा। कौन सा ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ। कैसा, प्रेरित ईएमएफ। क्लियर भी बात है समझ। तो कैसा जनरेट करेगा, प्रेरित ईएमएफ। परिवर्ती धारा तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, तो परिवर्ती फ्लक्स क्या जनरेट करेगा, प्रेरित ईएमएफ। तो यहाँ जो अपन ने ईएमएफ दिया प्रेरित ईएमएफ, यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट के रूप में आ जाएगा। चलो अब देखिए क्या करते हैं, यदि, सुनिएगा, यदि प्रत्यावर्ती धारा के कारण फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅/dt हो तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ ई प्राइमरी बराबर कितना होगा, माइनस का एन पी d∅/dt, यही सूत्र है, फेरों की संख्या एन पी है। तो इसी प्रकार प्राथमिक कुंडली से संबद्ध द्वितीय कुंडली में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, ई एस सेकेंडरी बराबर माइनस का एन एस d∅/dt, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कमाल हो गया। ठीक है भाई। अब यदि द्वितीयक परिपथ खुला हो या कम धारा ली जा रही हो तो EP बराबर VP व ES बराबर VS। क्लियर। यहाँ तक आप देखो, मतलब अगर ओपन है तो आपको पता है कि ओपन सर्किट है तो V और EMF और वोल्टेज विभवांतर और टर्मिनल वोल्ट और EMF क्या है, बराबर है। तो ये दोनों EP बराबर VP और ES बराबर VS कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो पुनः देखें, अतः VP बराबर माइनस का NP d∅/dt व VS बराबर माइनस का NS d∅/dt। समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पर, क्लियर, भाग मिल्खा भाग, तो VS/VP बराबर माइनस का NS d∅/dt, दोनों में फ्लक्स में परिवर्तन की दर अपन ने क्या मानी है, समान, लगभग समान होती है, एग्जैक्टली समान नहीं होगी क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होगा। तो d∅/dt कैंसिल हो गया, तो VS/VP जो है वो हो जाएगा NS/NP।
क्या हो जाएगा, NS बट्टा NP। तो ये हो जाएगी समीकरण 6 और ये होगी समीकरण 7। एक रिजल्ट यहाँ तक आया। यहाँ तक बच्चों ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों ये अपना यहाँ से आ गया VS बट्टा VP बराबर NS बट्टा NP। यदि माना जाए कि ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की ऊर्जा क्षति नहीं होती है तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली में शक्ति, मतलब शक्ति बराबर रहेगी। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली अगर कोई लॉस होता ही नहीं है तो जितनी प्राथमिक कुंडली में शक्ति उत्पन्न हुई है उतनी ही द्वितीय कुंडली में शक्ति उत्पन्न होगी। तो अपन कह सकते हैं P शक्ति प्राइमरी इक्वल्स टू शक्ति सेकेंडरी। तो VI प्राइमरी प्राइमरी और सेकेंडरी सेकेंडरी। क्लियर। और अपने को अब चाहिए VS बट्टा VP। तो VS बट्टा VP जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है, तो IS बट्टा IP बट्टा IS। तो ये होगी समीकरण 7। 7 के बाद ये हो गई 8 और ये हो गई 9। तो समीकरण 7 व 9 से, समीकरण 7 व 9 से क्या हो जाएगा, VS बट्टा VP बराबर NS बट्टा NP बराबर IP बट्टा IS। ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर। क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला आने का रीजन आपको पता है क्यों, क्योंकि VI कांस्टेंट मान लिया। अब जब विभव और I क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होंगे ये दोनों एक दूसरे के। क्योंकि अपन ने क्या माना, शक्ति की हानि नहीं हो रही है। अपन ने क्या माना, शक्ति की किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो रही है, ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही है। तो VI बराबर कांस्टेंट है, मतलब अगर VI क्या जाएगा, उधर जाएगा तो ये व्युत्क्रमानु S पर इधर क्या आ गया P। क्लियर भाई। यहाँ तक आप देखिए ध्यान से, VS बट्टा VP ये आ गया रिजल्ट, आपको दिख रहा है। अब अपन क्या लेंगे, अब अपन लेंगे प्यारे बच्चों देखो आसान है, सीधा ये समीकरण बट्टा किया खत्म। और एक P बराबर VI से व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है I में क्या आ जाएगा, उल्टा रिजल्ट आ जाएगा। इतना सा तो है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के क्या प्रकार। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है भाई, ठीक है। ट्रांसफार्मर के प्रकार, पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर भाई। यहां तक ठीक है। ऊंचाई का मतलब क्या है, आपने को पता है VP। तो ऊंचाई का मतलब क्या है कि इसमें द्वितीयक कुंडली में
फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इसीलिए विभव जो है, वोल्टेज जो है सेकेंडरी का ज़्यादा होता है प्राइमरी से। इसी कारण द्वितीय कुंडली पर प्राथमिक कुंडली की तुलना में उच्च विभव प्राप्त होता है, उच्च विभव प्राप्त होता है। क्लियर भाई? उच्च विभव प्राप्त होगा, अगर फेरों की संख्या ज़्यादा है तो उच्च विभव प्राप्त होता है। क्लियर भाई? क्लियर? तो द्वितीय कुंडली पर प्राथमिक कुंडली की तुलना में उच्च विभव प्राप्त होता है तथा निम्न धारा प्राप्त होती है, निम्न धारा प्राप्त होती है। आप लिख सकते हो इसको, इसलिए एंड करके लिख सकते हो, आई सेकेंडरी इज लेस देन आई प्राइमरी, आपको पता ही है। तो ये हो गया भाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर की कहानी। क्लियर? ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट में। दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा? अपचाई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। क्या बोलते हैं भाई? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या है, तो हम लिखे अपचाई का मतलब क्या है, तो सीधा सीधा बताऊं, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है। क्या होती है? कम होती है, क्योंकि अपन कह सकते हैं एन सेकेंडरी इज लेस देन एन प्राइमरी, दैट इज, क्या कहेंगे इसको, वी जो सेकेंडरी है वो कम होगा वी प्राइमरी से, एंड आई सेकेंडरी जो है धारा वो क्या होगी, प्राइमरी से ज़्यादा होगी। अर्थात या इसी कारण लिख दे, इसी कारण द्वितीय कुंडली से प्राप्त निर्गत विभव प्राथमिक कुंडली के निवेशी विभव से कम होता है, और धारा क्या होती है, सेकेंडरी कुंडली में से प्राप्त धारा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, वो उससे थोड़ी सी वही बात है, सेम टू सेम। ठीक है भाई? क्योंकि आपको दिख रहा है, मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ, वी आई बराबर कांस्टेंट, तो वी और आई की जो भी बात करेंगे वो व्युत्क्रमानुपाती के रूप में करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। तो वी जहाँ बढ़ रहा है वहाँ धारा कम हो जाएगी। क्लियर भाई? ठीक है? तो अब देखो ये यहाँ इसका उपयोग कहाँ करते गुरुजी, ये बता दो। तो गुरुजी बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, ट्रांसमिशन लाइन में। किसमें भाई? ट्रांसमिशन लाइन में, जहाँ बहुत दूर दूर बिजली भेजनी होती है, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, या ट्रांसमिशन के समय ट्रांसमिशन करना होता है, तो ट्रांसमिशन के समय ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। उदाहरण, और इसका उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये करते हैं चार्जर या अडेप्टर में। ये किस में होता है? चार्जर या अडेप्टर में। अडेप्टर में भी लगा होता है, अडेप्टर में कौन सा लगा होता है?
अपचय जो कम करता है, अभी मैंने आपको बताया था जो विभव को क्या करता है, उच्च विभव को कम करता है। क्यों? क्योंकि अपने घरों के जो मोबाइल है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अपने घरों के जो मोबाइल है, जो चार्जर है, वो सब, लैपटॉप का चार्जर है, वो सब क्या करते हैं, अपचय ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जिसके लिए अपने को क्या होता है, कम वोल्टेज चाहिए होता है। तो ये देखिए इस तरह का ये चार्जर आ गया। अब देखिए ध्यान से, तो ये चार्जर में देखो ये लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये है ट्रांसफार्मर। क्या है भाई? ये क्या है आपका ट्रांसफार्मर। सारी युक्तियां लगी हुई रहती है इसमें। देखो ये ये है, ये क्या है आपको बता देता हूँ। अभी जब शुरू किया तो ये होता है डायोड, लेटा हुआ, सिल्वर कलर की पट्टी होती, व्हाइट या सिल्वर की। ये क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, ये क्या होता है? ड्रम। कैपेसिटर, कैपेसिटर होता है। ये क्या होता है? ड्रम कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगी हुई रहती है। फिर से रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है, एलईडी लाइट वाइट भी होगी कहीं ना कहीं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये एलईडी लाइट, ये शायद एलईडी ही है, तो ये एलईडी लाइट होती है चार्जर में लगी हुई। तो इस सारे ये सिस्टम है। तो अपने को अब इसको क्या पढ़ रहे हैं? इस कंपोनेंट को पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर को, जो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। क्लियर भाई? रेक्टिफायर जो अपने पढ़े थे उसमें क्या होता है? रेक्टिफायर में डायोड लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। क्या पढ़ेंगे भाई? ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो देखो दक्षता क्या होती है, सुनिएगा, पावर आउटपुट बट्टा पावर इनपुट इंटू 100। मैंने हमेशा बताया दक्षता का मतलब क्या होता है? आउटपुट बट्टा इनपुट इंटू 100, ये होती है दक्षता। 11वीं क्लास में भी देखा दक्षता। मान के चलो 100 नंबर का पेपर था, आपके 80 नंबर आए, तो आपकी दक्षता कितनी है? 80%, है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 80 बट्टा 100 लिखोगे कैसे इसको? 80 नंबर आए किसमें से? 100 में से, इंटू क्या? 100। तो आपका परसेंटेज कितना हुआ? 80%। इसका मतलब आपकी दक्षता कितनी है? आपकी दक्षता है 80%। क्लियर? आपके परसेंटेज जो बताते हो आपकी दक्षता ही होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। बात आ रही है समझ में? आपकी दक्षता है, प्रत्येक सब्जेक्ट में जो आपके नंबर आते हैं वो सब्जेक्ट में आपकी दक्षता है। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त शक्ति, द्वितीयक कुंडली पर निर्गत शक्ति या प्राप्त शक्ति बट्टा प्राथमिक कुंडली पर निवेशी शक्ति इंटू 100। और आपको पता है किसी की भी दक्षता 100% नहीं होती है। अपन 11वीं क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ा था कार्नो इंजन, पढ़ा था कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन की दक्षता की बात करते हैं। किसकी? कार्नो इंजन की दक्षता मानी गई 100% पर होती नहीं है। 100% दक्षता किसी की भी संभव नहीं है। 100 जैसे आदर्श गैस भी संभव नहीं है। तो यहाँ तक ये हो गया भाई दक्षता। अब है अगला टॉपिक, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। अगला टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। क्लियर? ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि को अपने को प्यारे बच्चों पढ़ना है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखना है, इसका मैंने ऐसे ही एक रफली ट्रिक बनाया। ट्रिक क्या है? ता मतलब बुखार, बुखार आता है ना, तो किसी को ता आता है तो क्या होता है? ता चुभता है, तो ता क्या करता है? चुभ से, ता चुभ से। अगर ता आ गया आपको तो बड़ा चुभेगा भाई, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल बेचैनी सी रहेगी, शरीर गरम गरम सा रहेगा। तो अपन ने इसको क्या याद किया? ता चुभ से। तो मतलब 4 इसके हानियां हैं। पहला ताम्र हानि। कौन सी हानि? ताम्र हानि। क्लियर? दूसरी, दोनों में यहां लिख देता हूं, दूसरी चू से चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। क्या है भाई? चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि या चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के रूप में हानि। तीसरा भंवर धाराएं। क्या है भाई? भंवर धाराएं। और चौथा है शैथिल्य ह्रास।
चौथा क्या है, शैथिल्यवास के रूप में हानि। तो 4 तरह की हानि है, ठीक है। तो भंवर धाराएं हानि, शैथिल्यवास हानि, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि, ठीक है। ताम्र हानि, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि, भंवर धाराएं के कारण हानि या भंवर धाराएं हानि, और शैथिल्यवास हानि। तो ये 4 प्रकार की हानि है, ठीक है। और हानि और लाभ आपको भली भांति पता होगा। और अगर आपने ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण और आसान टॉपिक कवर नहीं किए तो आपको बोर्ड परीक्षा में भी बहुत बड़ी हानि होने वाली है, ध्यान रखना। तो हानि से बचने के लिए, लाभ की श्रेणी में जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे। देखो, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं ऐसा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। वापस ठीक है, ठीक है। इस तरह का गुटका काट दिया, ठीक है, बीच में से, ठीक है। और ये पटलित होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली इस तरह की, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको प्यारे बच्चों, ताम्र हानि, ठीक है। तो कुंडली में प्रयुक्त तार तांबे के होते हैं, लेकिन उनका कुछ न कुछ प्रतिरोध होने के कारण I²R के अनुसार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। अब भाई, तार आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, आपने ये जो लपेटे हैं, ये तार किसके होते हैं, कॉपर के तार होते हैं। तो कुछ भी हो, कॉपर का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा तार का, और तार का अगर प्रतिरोध है तो I²R से क्या होगी, ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि जरूर होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, निराकरण क्या है, उपाय क्या है, निराकरण। इस समस्या का निराकरण क्या है, मोटे तांबे के तार इस्तेमाल किए जाएं, मोटे तांबे के तार इस्तेमाल करें, मोटे तांबे के तार क्या करें, इस्तेमाल करें। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि, क्लियर। तो इससे क्या होता है, ये मैं ऐसे समझा देता हूँ कि इसका जो फ्लक्स है, मैंने कहा कि अगर एक कुंडली का फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅/dt होती है, तो दूसरी कुंडली से संबंधित फ्लक्स उतना नहीं होता। प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाता, और फ्लक्स का लीकेज या क्षरण, लीकेज सरणि की बात है, लीकेज होने लगता है, फ्लक्स का लीकेज हो जाता है, क्लियर। तो इसका निराकरण क्या है, सुनिएगा। दोनों कुंडलियों को टाइटली बांधना चाहिए, टाइटली एक दूसरे के ऊपर लपेटना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ट्रांसफार्मर का जो अभिकल्प
कल्पन है वो क्या होता है, वो सही नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो भी अगर लिखना चाहे ऐसा होता है तो क्यों होता है, कुंडली से संबंध नहीं हो पाता। इसके लिए मैं यहां लिख दूं, कहीं पे ऊपर लिख देता हूं, ट्रांसफॉर्मर के खराब अभिकल्पन व वायु रिक्ति के कारण, होता किसके कारण है, वायु रिक्ति के कारण। ये लाइन पूरी की पूरी कहाँ जाएगी, यहाँ, कि ट्रांसफार्मर के खराब अभिकल्पन व वायु रिक्ति के कारण क्या होता है, प्राथमिक कुंडली का पूरा जो फ्लक्स है वो द्वितीय कुंडली से संबंध नहीं हो पाता। देखो ये अगर इधर इधर ऐसे रखा तो बिल्कुल पास होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसका फ्लक्स जो है कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, खाली वायु रिक्ति में लीक हो जाएगा। मतलब अगर इसका फ्लक्स 10 है तो 10 के 10 संबंधित नहीं होकर इससे 8 ही होगा। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन, जो फ्लक्स संबंधित है वो कम ही होगा, तो एग्जैक्टली उतनी की उतनी शक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाएगी, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि होगी, ये ध्यान रखना। क्लियर भाई। तो ट्रांसफार्मर के खराब अभिकल्पन व वायु रिक्ति के कारण प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबंध नहीं हो पाता और फ्लक्स का लीकेज हो जाता है। तो निराकरण, दोनों कुंडलियों को टाइटली एक दूसरे पर लपेटना चाहिए, एक दूसरे पर टाइटली एक दूसरे के ऊपर लपेटना चाहिए। यहां तक देखिए प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए, क्लियर, एक दूसरे के ऊपर टाइटली एक दूसरे के, जैसे ये मार्कर है, पहली भी इसके आगे, दूसरी भी कुंडली इसके ऊपर आगे, ठीक है। तीसरा भंवर धाराएं। तो भंवर धाराओं की बात करें प्यारे बच्चों, मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। भंवर धारा अपन पढ़ चुके हैं। क्या होता है जब इसके, सुनना, जब इसमें धारा चेंज होती है, धारा क्या होती है, मैं इधर लिखता हूं, अगर इसमें धारा परिवर्तित होती है तो निश्चित रूप से बी परिवर्तित होता है, और अगर बी परिवर्तित होता है तो निश्चित रूप से फ्लक्स परिवर्तित होता है, और जब फ्लक्स परिवर्तित होता है तो आपको पता है क्या पैदा होती है, भंवर धाराएं। क्लियर। और ये किस में पैदा होती है, पूरे आयतन में, धातु के पूरे आयतन में भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो जब ये इसमें फ्लक्स चेंज होता है तो भंवर धारा यहाँ उत्पन्न हो जाती है, मोटी, पूरे आयतन में भारी भंवर धारा, नीचे तक पूरी भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, भारी भंवर धाराएं पूरे में उत्पन्न हो जाती है। बात है समझ में। तो क्या हो जाती है, तो एसी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र व फ्लक्स निरंतर बदलता है, इसलिए निरंतर बदलता है। तो एसी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र व फ्लक्स जो है निरंतर बदलता है, इसलिए क्रोड के संपूर्ण आयतन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है। तो भाई इसका निराकरण किससे करेंगे, तो इसका निराकरण देखो भाई क्या करेंगे, इसका निराकरण ध्यान से देखिए। तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा मूव, आगे की जगह भी बना लेता हूँ और थोड़ा सा अपने काम का इतना ही है, ठीक है। तो इसका निराकरण क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्रोड को पटलित कर उसके मध्य विद्युत रुद्ध पदार्थ लगाकर, विद्युत रुद्ध पदार्थ लेकर, कौन सा पदार्थ का नाम क्या है, लेकर, लगाकर पुनः चिपका देते हैं, पुनः क्या करते हैं, चिपका देते हैं। तो क्रोड कैसा यूज करते हैं, पटलित क्रोड, इसको क्या बोलेंगे, क्रोड को पटलित कर, मतलब पटलित क्रोड यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये गुटका जो था इसको क्या किया, पहले पीसेस में कट किया,
जस्ट लाइक आलू है, आलू को पहले पीसेस में कट किया पतला पतला, और फिर वापस से उसको क्या किया, कुछ सॉल्यूशन से लेकर जैसे पदार्थ से वापस चिपका दिया, तो वापस आलू बन गया। वही चीज़ यहाँ की है कि टुकड़ा था, उसको पहले पीसेस में कट किया, फिर उसको क्या किया, लेमिनेट किया, और लेकर जैसे पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ जो है उससे क्या किया, जिससे क्या हो, शक्तिशाली भंवर धाराएं पूरे आयतन में उत्पन्न न हो पाए। तो अगला है शैथिल्यवास हानि। तो आपको पता है शैथिल्यवास हानि क्या होती है? एसी धारा की ध्रुवता बार बार बदलने से, ध्रुवता बार बार बदलती है, जिससे क्रोड के पदार्थ का बार बार चुंबकन व विचुंबकन होता है। क्या होता है? बार बार चुंबकन और विचुंबकन होता है। वापस देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब विद्युत धारा पहले इधर है तो डोमेन इधर चला गया, फिर विद्युत धारा इधर तो डोमेन इधर चला गया। क्या हो गया, एक बार इधर 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 तो डोमेन खुद पागल हो गया कि मेरे को जाना किधर है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र इधर है तो डोमेन इधर चला जाएगा, विद्युत क्षेत्र इधर है तो डोमेन इधर है, मतलब धारा इधर है तो डोमेन इधर है, धारा इधर है तो डोमेन इधर है। तो चुंबकन और विचुंबकन हो जाता है, होता है, जिससे प्राप्त बीएच वक्र, जिससे प्राप्त बीएच वक्र में ऊर्जा हानि, जिससे प्राप्त बीएच वक्र के क्षेत्रफल के बराबर ऊर्जा हानि होती है। निराकरण क्या है इसका कि नरम लोहे की क्रोड का इस्तेमाल करते हैं, नरम लोहे की क्रोड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नरम लोहे का शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल ये अपन ने पढ़ा था न्यूनतम होता है स्टील की तुलना में। क्लियर भाई? तो ये क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों ये चार चीज़ें अपन ने पढ़ी, ताम्र हानि, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र सरण हानि, तीसरा भंवर धारा हानि, और चौथा अपन ने क्या पढ़ा, चौथा अपन ने पढ़ा शैथिल्यवास हानि। तो इन चारों हानियों से बचने के लिए इन चारों के निराकरण भी बताए गए साथ में। तो क्या कारण है कि हानि होती है, और उस हानि को देखो, बिल्कुल किसी हानि को अपन बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल 100% उसका फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कोशिश करके उस हानि को कम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चारों हानियाँ खत्म हुई। तो ये एक बार आप देख लीजिए।